हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग उसी सेशन को फिर से कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाले क्लासेस में आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो था वो खत्म हो चुका था। आज हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो चैप्टर आपका है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस पे सर क्या क्या पढ़ेंगे? कुछ कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे क्या? हाँ, कुछ कुछ थ्योरीज, कुछ कुछ प्रिंसिपल्स। ये लास्ट चैप्टर होगा आपका थ्योरी का। एक आध दो चैप्टर और होगा छोटा छोटा, तो वो इतना बड़ा नहीं होगा, वो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। आज का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर आपका उम्मीद है कि 2 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए। देखो, ये क्या है ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। कैसे यूजफुल होगा सर? आगे जब इसको आप कंटिन्यू करोगे और अब जब पढ़ाई में इसको जारी रखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग सेशन को, ज्यादा समय ना लेते हुए। तो स्वागत है आपका फिर से आज के इस सेशन में, जिसके थ्रू हम लोग जुड़े हुए हैं, जिस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उसका नाम है कॉमर्स वाला भैया बाई NWB। जैसा कि आपको पता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे UGC नेट की फ्री क्लासेस चल रही हैं, और फिर आपका जो कॉमर्स का अभी 11 क्लासेस का, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, बहुत सारी क्लासेस अभी इसमें चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इस चैनल में आपको फिलहाल कॉमर्स वाला भैया बाई NWB, इस पे आपको क्या कर लेना है, इस पे जा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होने वाली है। सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल को आप क्या करोगे, इस चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है उस पे जाकर के आपको जुड़ जाना है। तो सर, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने का फायदा ये होगा बच्चों कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी यहाँ पे पढ़ाई होगा, उसके अगले दिन आपको वो PDF, आपको लेक्चर का जो भी PDF था वो आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, और PDF के साथ सर फायदा क्या होगा? तो वो PDF को जब आप एक बार रिवीजन लगा लोगे, आप एक बार पढ़ लोगे, फिर एग्जाम के टाइम के लिए आप उसे रखे रहना, फिर उसके टाइम पे आप रिवीजन कर लेना, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करके जाओगे। क्यों? क्योंकि सॉरी, जब आपका MCQ सीरीज हम लेकर के आएंगे, क्योंकि MCQ मैथमेटिकल क्वेश्चंस तो ऐसे तो सारा कुछ लेकर के आएंगे, लेकिन अगर देखें कि MCQ सीरीज में लेकर के आएंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो भी क्वेश्चंस है उसमें जो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आपका MCQ के फॉर्म में आता है, वो 40 मार्क्स आपका सुनिश्चित हो जाएगा। जनरली अगर स्टेट बोर्ड का बात करें, जैसे कि झारखंड बोर्ड का एग्जांपल ले लें हम, तो झारखंड बोर्ड में क्या होता है कि अभी जो भी क्वेश्चंस होती हैं वो सारी अभी 11 क्लास में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होती है, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बच्चों को लगता है कि कुछ भी करके आ जाना है। सही नहीं, मेरे को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगता है। आप बोलोगे सर आप पढ़ा रहे हो आपको डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि वो नहीं, डिफिकल्ट इन द सेंस कि ये लगता है कि या तो सही या तो गलत। पूछो क्यों? MCQ में या तो सही होता है या फिर गलत होता है, दो ही चीज हो सकता है। जैसे कि हम लोग इसमें डुअल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या तो डेबिट होता है या तो क्रेडिट होता है। लेकिन अगर सही हुआ तो ठीक, गलत हुआ तो गया। इसी के लिए ये क्लासेस को लेकर के आया गया है, ताकि आप इससे कुछ सीखो और चीजों को सही करके आओ। ठीक है, चलो। और सर सिर्फ ये स्टेट बोर्ड मतलब कि क्या है, स्टेट बोर्ड के लिए ही एप्लीकेबल है या फिर स्टेट बोर्ड के लिए बेनिफिशियल है? नहीं, कॉन्सेप्ट तो सारे बोर्ड्स के लिए इक्वल है। ठीक है, स्टेट बोर्ड का अगर क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी स्ट्रांग होगा जब आप सब्जेक्टिव बनाओगे। तो सब्जेक्टिव तो आपको एनी हाउ बनाना है। ठीक है, सब्जेक्टिव इन द सेंस की मतलब कि आपको बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले बोर्ड में, मतलब कि आपको आपके स्क्रीन में एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो कि आपको क्या क्वेरी है। ठीक है, चलो आज के लेक्चर 5 में हम लोग स्टार्ट करने वाले थे क्या, आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। सर अकाउंटिंग का भी कोई कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स होता है क्या? देखो, प्रिंसिपल्स के मतलब क्या होते हैं, तो सर आप पहले ही दिन बताए थे, प्रिंसिपल्स का मतलब वो रूल, वो रेगुलेशंस जिसके तहत हम लोग फॉलो करके, जैसे कि क्लास 10 तक तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ पढ़े होंगे। तो फिजिक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, जैसे आर्किमिडीज वगैरह का प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे। देखो, वो अभी एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे, बस बता रहे, वो प्रिंसिपल आप पढ़े होंगे। उस प्रिंसिपल के तहत आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आए होंगे। तो सर वो क्वेश्चंस को सॉल्व उस प्रिंसिपल के तहत करते थे, वैसे ही अकाउंटिंग में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ कुछ प्रिंसिपल्स डाला गया है, जिसके तहत आप इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे।
क्या सर यही सोच के साइंस छोड़े थे, फिर से कॉमर्स में पढ़ना पड़ेगा? नहीं मेरे बच्चे, कॉमर्स अलग चीज है, साइंस अलग चीज है। साइंस के बच्चों के लिए वो भी बहुत इजी चीज है, कॉमर्स के बच्चों के लिए ये भी चीज बहुत इजी साबित होगा। डिपेंड ऑन योर टीचर कि हाउ योर टीचर एक्सप्लेन्स यू। ठीक है, तो अच्छे से समझो चीजों को, सब समझ में आएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, if each business organization convey its information in its own way, we will have a babel of unusable financial data। देखो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लाने का जरूरत क्यों पड़ा? लगभग देखो कि हर एक कंट्री में, मतलब लगभग नहीं, मतलब हर कंट्री में तो बिजनेस होता है, और हर कंट्री में बिजनेस होता है तो सारे लोग अगर अपने ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप क्या करोगे ना, एक राशन दुकान वाले के पास चले जाना, एक किराना स्टोर या फिर एक पान दुकान, अगर कोई आपका फ्रेंड व्रेंड होगा तो आप चले जाना, देखना कि वो जो अपना अकाउंट्स को जो मेंटेन करता है, जिसको फर्स्ट डे ही हम बताते हैं सिंगल एंट्री, जिसको बुक्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहा जाता है, तो सर उसके और हमारे में क्या अंतर है? हम लोग जो पढ़ेंगे वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो सर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में डबल एंट्री सिस्टम था क्या? हाँ, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है जो कि सारे अकाउंटिंग्स को बोलता है कि आप इस प्रिंसिपल के तहत काम करो। तो जब आप इस प्रिंसिपल के तहत काम करोगे तो क्या होगा कि सारे लोग का अकाउंटिंग लगभग सेम होगा। तो अकाउंटिंग सेम होगा, तो अकाउंटिंग सेम होगा तो कोई भी इसको देख करके समझ सकता है। जैसे कि अगर हम एक अकाउंट्स का नॉलेज है हमको, ठीक है, तो अगर हमको अकाउंट्स का नॉलेज है तो हम जिस तरीके से पढ़े हम उसी तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। तो इसी के लिए पहले के टाइम पे जो अनस्ट्रक्चर्ड वे में हुआ करता था, अब सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में करना होता है। दैट इज ओनली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ताकि सारे लोग इसको देखें और समझ पाए, वही होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ताकि सारे लोग अगर अलग अलग यूज करने लगे तो फिर तो समझ नहीं पाओगे, और समझ नहीं पाओगे तो फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कहां करेंगे? बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। So personal system of accounting may be worked in the days when most companies have owned by the sole proprietor or partner, but they do not anymore. In this era of the joint stock companies, these companies have thousands of stakeholders, बहुत सारे stakeholder मतलब क्या होता है? हिस्सेदार होते हैं, who have invested millions and they need a uniform standardized system of accounting which companies can be compared on the basis of their performance वैल्यू। मतलब अपने परफॉर्मेंस के वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब किस तरीके से वो लोग को परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग वो लोग वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद देयरफॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशन हैव बीन इवॉल्व्ड बाय अकाउंटिंग अथॉरिटीज एंड रेगुलेटर्स आर फॉलोड इंटरनेशनली, जो कि इंटरनेशनल वे में सारे को एक साथ एक तरीके से देखा जाता है। और जब एक तरीके से देखा जाएगा, एक तरीके से बनाया जाएगा, तो बहुत ईजी होगा अंडरस्टैंड कर पाना। ठीक है, बहुत इजी होगा अंडरस्टैंड कर पाना, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखो, द वर्ड प्रिंसिपल इज यूज्ड टू मीन अ जनरल लॉ और अ रूल अडॉप्टेड और अ प्रोफेस्ड एज अ गाइड ऑफ एक्शन, अ सेटल्ड ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ द कोड और ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिसेस, मतलब कि किस तरीके से किस काम को करना है। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल दिया गया जिसका नाम है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। देखो, प्रिंसिपल एज अ जनरल लॉ और अ रूल दैट इज बी यूज्ड टू गाइड टू द एक्शन, दिस प्रिंसिपल सर्व्स as the rule of accounting for financial transactions and preparing financial statement are known as the generally accepted accounting principle or gap। तो generally accepted accounting principle, ये गैप का फुल फॉर्म है, कितने बार पूछ भी चुका है। तो ये एक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का जो कि जनरली सारे जगहों पे एक्सेप्टेड है, उसको हम फॉलो करेंगे तो बहुत आसान होगा अकाउंटिंग को समझ पाना हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी अपना पर्सनलाइज्ड वे का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। The application of the principle by the accountant ensures that financial statement are both informative and reliable। Informative मतलब जिससे आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और रिलायबल का बात करें तो जो रिलायबल है मतलब कि हम जिस पे भरोसा कर सकते हैं। It ensures that the common practices and conventions are followed and that the common rules and procedures are complied with।
मतलब यहाँ पे एक कॉमन प्रिंसिपल्स होता है, एक रूल्स होता है, एक प्रोसीजर्स होता है जिसको सारे लोग फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के साथ साथ हम लोग क्या कर पाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग ये समझते हैं कि ये काफी एक्यूरेट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, मतलब भरोसे के लायक होना चाहिए। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल लिया गया है, टू अकाउंटेंट में चूज टू इक्वली करेक्ट मेथड फॉर रिकॉर्डिंग अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशनल जजमेंट एंड नॉलेज। तो अपने प्रोफेशनल जजमेंट और नॉलेज के अकॉर्डिंग, देखो प्रोफेशनल और स्किल दो अलग अलग चीज है। स्किल्ड मतलब कि आपको किसी चीज के लिए सिखाया जा रहा है कि आपको ये काम ऐसे करना है, इसको पहले डालना उसके बाद में डालना है, इससे ये होगा उससे होगा, दैट्स इट, नो अदर माइंड इज यूज, नहीं आप अपना यहां दिमाग नहीं यूज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप यहां पे ध्यान देना प्रोफेशनल का बात करोगे ना, तो आप पहले उसका थ्योरी प्रोसेस करोगे, फिर प्रैक्टिकल प्रोसेस करोगे, फिर आपका मेंटल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग आपको काम दिया जाएगा, आपको अलग अलग सिचुएशन में डाला जाएगा, तो दैट इज प्रोफेशनल, जहां पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बोथ नॉलेज होगा। मेरे अकॉर्डिंग यहां थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल बोथ नॉलेज यू हैव, दैट इज प्रोफेशनल। एंड वेयर यू हैव ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज टू गेन, मतलब क्या करें, प्रोडक्शन को बढ़ाना है या फिर किसी अनस्किल्ड लेबर या फिर कोई ऐसे लेबर है जो कि कोई काम नहीं है उनको, तो उसको थोड़ा सा उसके लिए स्किल्ड करके उसको काम देना है। तो मतलब एक होता है पर्टिकुलर चीज के लिए थोड़े समय के लिए क्या करना, उसको डेवलप कर देना, दैट्स इट। ठीक है, चलिए देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर एक्सेप्टेड एज सच इफ दे आर ऑब्जेक्टिव, यूजेबल इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, रिलायबल, feasible, they can be applied with incurring high cost and comprehensible to those with a basic knowledge of finance। सर क्या बता दिए, सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फॉलो करने का क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग, मतलब जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हो या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर कोई इंटरेस्टेड पार्टीज हो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड है, वो अगर उस चीज को समझना चाहे तो आराम से समझ सकते हैं। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, यूजेबल इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, तो जब भी आप कोई प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आप फंसोगे तो वहां पे आप इसका यूज कर पाओगे। दूसरा रिलायबल, इसको काफी भरोसेमंद माना जाता है ना। तीसरा फिजिबल, दे कैन बी अप्लाइड विदाउट इनकरिंग हाई कॉस्ट। फिजिबल इसलिए है क्योंकि उसको हर जगह पे अप्लाई किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि हमको एक टर्म को समझने के लिए किसी अकाउंटेंट को ही या किसी ऑडिटर को ही बुलाना होगा, नहीं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंसिबल, टू दोज विच विथ अ बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस, मतलब जो बेसिक नॉलेज रखते हैं फाइनेंस का उनके लिए ये सुटेबल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व बोथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखो दोनों में फर्क क्या है और क्या क्या चीज आएगा, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे ये पूछ सकता है कि एक चार्ट दे दिया गया, ठीक है, चार्ट दे दिया, बोला इसमें से कौन सा अकाउंटिंग एक ऐसा है जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है या फिर एक ऐसा है जो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का जो एजम्पशंस है वो क्या होता है। पहले देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या आएगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तीसरा है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, और फिर है आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है कॉन्सेप्ट, फिर है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, फिर है आपका एक्रूअल प्रिंसिपल, फिर है आपका ऑब्जेक्टिविटी। तो टोटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर 10 है। आज हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग कन्वेंशंस को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे एक एक करके। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व बोथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एज वेल एज अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और उसके एजम्पशंस को पढ़ेंगे, क्या बोलना चाहता है। इन ऑर्डर टू मेक अकाउंटिंग लैंग्वेजेस, in order to make the accounting language convey the same meaning to all people and make it more meaningful, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statement. These concepts provide a foundation for the accounting process. No enterprises can prepare its financial statement without considering these basic concepts, assumptions. These concepts guide how transactions should be recorded and reported. कैसे इसको ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है, और ये सारे मतलब कि क्या बोलते हैं, एक ये अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना ही होगा इसको आगे फर्दर जानने के लिए। ठीक है, चलिए
सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, देखो एक चीज समझो, बिजनेस है, ठीक है, मेरा सपोज दैट मेरा कोई बिजनेस है ना, और वो बिजनेस मेरा है, ठीक है, और हम उसके मालिक हैं, ठीक है, मान के चलो ना कि बिजनेस मेरा, मालिक वालिक छोड़ दो, हम वो बिजनेस है, ठीक है, और मेरा एक लाइफ अलग भी तो होगा, एक लाइफ है बिजनेस से रिलेटेड, एक लाइफ है मेरा अलग। तो ओनर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस, ओनर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस, दैट इज बिजनेस एंटिटी। मतलब कि बिजनेस का एक अलग आइडेंटिटी है, मेरा एक अलग आइडेंटिटी है, बोथ आर सेपरेटेड, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दोनों अलग अलग चीजों को समझोगे अकॉर्डिंग टू, वेट, हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, ओनर से उसको अलग माना जाता है, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स, इन सबसे अलग माना जाता है। क्यों? इन अदर वर्ड्स द ओनर ऑफ ए बिजनेस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। मतलब कि जो बिजनेस है मेरा, उससे हम अलग हैं। Business unit should have a completely separate set of book and we have to record the business transactions from the firm's point of view, not from the our own point of view or from the point of view of proprietor. Suppose that कि अगर आपका बिजनेस है, आप देखो अभी कल हम एक चीज मतलब पिछले क्लास में, आई थिंक पिछले क्लास में, आई थिंक थर्ड लेक्चर में आपको हम ड्राइंग का कॉन्सेप्ट बताए थे। ड्राइंग मतलब क्या था कि बिजनेस से जब आप कोई पैसा खुद के खर्च के लिए निकालते हो, उसको आप ड्राइंग बोलते हो। मतलब कि बिजनेस है तो आप भाई अपना खर्च के लिए पैसा कहां से निकालोगे? ऑब्वियस है बिजनेस से निकाल सकते हो। तो निकालोगे तो उसका एंट्री का क्या जरूरत था सर? एंट्री का जरूरत इसीलिए है कि जितना भी इनकम है, जितना भी एक्सपेंस है, जो पैसा आ रहा है, जा रहा है, प्रॉपर रिकॉर्ड करोगे तब तो आप जान पाओगे कितना का प्रॉफिट था, कितना का लॉस था। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद बिजनेस में एक चीज और समझो कि अगर हम ओनर हैं तो हम वहां पे जो कैपिटल डाले हैं, तो बिजनेस के लिए वो क्या होगा? एसेट होगा या लायबिलिटी होगा? सर वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस को वो पैसा वापस करना है। किसको? अपने ओनर को। अपने ओनर से, जैसे हम लोग किसी से अगर बैंक से लोन लिए हैं, सपोज दैट हम 5 लाख का लोन लिए हैं बैंक से, तो 5 लाख का जो लोन लिए हैं, तो वो लोन हम क्या करेंगे? वो लोन तो हम पैसा ले लिए, तो आप बोलोगे एसेट, नहीं नहीं नहीं, वो पैसा हमको चुकाना है बिजनेस को, दैट्स व्हाई वो 5 लाख मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो मेरे लिए लायबिलिटीज हो जाएगा। The capital is treated as a liability of the firm because it is assumed that firm has borrowed funds from its own proprietor instead of borrowing its outside party. क्या आप दूसरे से लेते तो क्या वो पैसा आप नहीं चुकाते? चुकाते। दैट्स वाई बिजनेस में जो भी पैसा डाला जाता है उसको बिजनेस एज ए लाइबिलिटी मान के चलता है। ठीक है, चलिए वो जो एग्जांपल अभी हम दिए उसी को एक बार पढ़ लीजिएगा, वही एग्जांपल आपका यहाँ पे पूरा सेम डाला। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस चैनल को डेवलप करने का पर्पस बस इतना ही था कि जो बच्चे क्लासेस कहीं से नहीं ले पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए अब मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं डेफिनेटली आपको भरोसा दिला रहा हूं कि इसमें हर एक चीज आएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। बस बदले में आपसे इतना ही चाहिए कि प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। इससे क्या होता है ना कि हम लोग का, जैसे कि YouTube के टाइम में अभी क्या है ना कि YouTube में मेन है लाइक और सब्सक्राइब। अगर ये आप नहीं करोगे तो फिर हम लोग को लगेगा कि हम लोग यूजलेस है, बिना वजह का बनाए जा रहे, कोई देखने वेखने वाला है नहीं। तो ये थोड़ा कर दिया कीजिए, ठीक है। बाकी जो सही लगे, नो फोर्स। चलो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के तहत ये कहा जाता है कि आपको सिर्फ उन्हीं चीजों का रिकॉर्ड करना है अपने बिजनेस में जो कि मनी जिसमें डील कर रहा हो, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो उसको डील नहीं करोगे। जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो उसमें डील नहीं करोगे, और डील करो लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं करोगे, मतलब रिकॉर्ड नहीं करना है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग व्हिच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसको आप मनी के फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड होगा। एन इवेंट, इवन थॉट, इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, will not be recorded in the books of business unless its effect can be measured in terms of money with a fair degree of accuracy. For example, accounting does not record a quarrel between the production manager and the sales manager. झगड़ो, प्रोडक्शन खत्म करो, खराब कर दो, लेकिन
अब झगड़ के कोई नुकसान हो रहा है तो वो मनी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट में तो आएगा नहीं, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, आप किसी बिजनेस का या किसी प्रोडक्शन हाउस का कोई भी बिजनेस आप सेटअप करते हो तो आप ये सोचते हो कि मेरा बिजनेस 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा, नहीं, आप ये सोचते हो कि आपका बिजनेस सालों साल चलते रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस लगातार सालों साल चलते ही रहेगा। As per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for a long period in future. The transactions are recorded in the books of business on the assumptions that it continuing enterprise, मतलब ये continue रहेगा। It is on this concept that we record fixed asset as their original cost and depreciation is charged on these assets without reference to their market value. For example, if a machinery is purchased with which would last say for 10 years, अगर एक मशीन खरीदा गया, बोला उसका लाइफ 10 साल तक है, तो द कॉस्ट ऑफ दिस मशीनरी विल बी स्प्रेड ओवर द 10 years। तो अगर 1 लाख का मशीन खरीदे हो तो 1 लाख का मशीन खरीदे और उसका लाइफ है 10 साल तक, मतलब कि 1 लाख को 10 से डिवाइड कर दोगे तो हर महीने का उसका 10,000 रुपया वैल्यू आया। तो हर महीने का जो 10,000 रुपया आप राइट ऑफ करते जाओगे तो दैट इज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको दिखाना पड़ेगा। Because of the concept of going concern, the full cost of the machine would be not treated as an expense in a year of its purchase itself। तो गोइंग कंसर्न के कारण ही, क्योंकि बिजनेस को हम ये मान रहे हैं कि चलते रहेगा, तो ये मशीन कितने दिन तक चलेगा, 10 साल तक, तो हर साल 10,000 रुपया हम क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करते जाएंगे। तो द मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज इररिलेवेंट एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एज दीज आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन नियर फ्यूचर। तो जो मार्केट वैल्यू होता है उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ये तुरंत बेच दिया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के तहत चलता है, सालों साल चलते रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, देखो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के तहत क्या कहना चाह रहा है, एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक रहेगा। द ट्रू रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन कैन बी एसर्टेन ओनली व्हेन द बिजनेस इज कंप्लीटली वाउंड अप। जब बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तभी हम लोग, कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तभी बिजनेस बंद होता है जो कि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो, ठीक है। बट ascertainment of the profit after a very long period will be little use the proprietors, managers, investors and other, because it will be too late to take the corrective step at that time. The user of the financial statement need to know result of the business at a frequent interval. हर frequent interval के बाद आपको जानना होगा कि आपका बिजनेस का क्या पोजीशन है। Thus the entire life of the firm is divided into time interval। तो पूरा जो फर्म का जो एंटायर लाइफ होगा वो एक टाइम इंटरवल पे क्या होगा, डिवाइडेड होगा, मतलब 10 साल 15 साल। तो अगर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे यहाँ पे हम लोग हर साल क्या होता है ना, कि अकाउंटिंग पीरियड का मतलब जनरली होता है कि जैसे कि बिजनेस, हम लोग ये मानते हैं बिजनेस का ओपनिंग अकाउंटिंग का जो स्टार्टिंग का डेट होता है, अकाउंटिंग ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं, आई थिंक फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में आपको बताया वो भी था। 1 अप्रैल को ये स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ये क्लोज होता है। तो उसी टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसके जो भी प्रॉफिट होते हैं और लॉसेस होते हैं उनको कैलकुलेट हम लोग करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ अ बिजनेस हैज कंपल्सरली अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर as it accounting period। Apart from this, companies whose share is listed on the stock exchange are required to publish quarterly result depict the profitability of the financial position at the end of the 3 months of the period। मतलब हर 3 साल, जैसे कि क्वार्टर मतलब क्या होता है, आधा का आधा, एक फुल होता है तो फुल ईयर मतलब 12 महीना, उसका आधा क्या हो गया 6 महीना, 6 महीना का आधा क्या हो गया 3 महीना, तो 3 महीना इज नोन एज योर व्हाट, क्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, देखो according to this concept an assets is ordinarily recorded in the books of account at the price which it was acquired। जितने में आप खरीदे हो उतने में ही आप इसका क्या करोगे, एंट्री कर दोगे। this cost become the basis of all subsequent accounting for the assets since the acquisition cost related to the past if it is referred to as historical cost। तो इसको हम लोग पहले खरीदे थे, बहुत पहले, अगर जब हम लोग पहले का बात करते हैं तो वो हिस्ट्री का हो गया, तो जब पहले का बात करो तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट उसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन अ मशीन इज एक्वायर्ड, जब खरीदे थे बाय पेइंग 5 लाख, फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट द वैल्यू ऑफ मशीन इज टेकन एज
5 लाख इन द अकाउंट्स। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के तहत आप उसको कितना अकाउंट्स में, मतलब जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो कितना डालोगे, 5 लाख, जितना एक्वायर किए थे जितना में उतना ही को आप डालोगे, दैट इज योर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपका आ गया डुअल कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में मतलब देखो ये चीज तो आपको पहले ही बता दिए थे कि डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। तो जब आप डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपका पूरे अच्छे से क्लियर कब होगा, जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन इसके बाद वाले चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले आई थिंक आपके लिए हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग लेकर के आएंगे, जो कि एक क्लास में पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लेकर के, सॉरी, इक्वेशन लेके आएंगे। पहले देखो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल मतलब क्या होता है, दो, जब दो पहलू का बात कर रहे हैं, दो पहलू का एस्पेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस, आई थिंक ये ट्रांजैक्शंस होगा, ट्रांजैक्शंस, ठीक है, दिख रहा है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज recorded as having a dual aspect. In other words, every transaction is recorded having the dual aspect. In other words, every transaction affect at least two accounts. What? One is debit, other is credit. If the one account is debited, any other account must be credited. अगर एक से कटेगा तो दूसरे में क्या होगा, मतलब एक से डेबिट होगा कटना, तो दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट होगा मतलब चढ़ना। The system of recording transactions based on this concept is called a double entry system. तो जहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज होता है, यही डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। It is because of this principle that the two sides of the balance sheets are always equal. तो बैलेंस शीट आप अभी तो बनाए नहीं होगे, लेकिन जब भी आप बनाओगे तो आप ये देखोगे एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो सर एसेट्स इज इक्वल टू कोई फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, एसेट इज इक्वल, सॉरी रुको, पहले ये फॉर्मूला देखो, एसेट इज इक्वल टू, अरे भाई मैं क्या ले रहा हूं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब इससे फॉर्मूला जनरेट हो सकता है। सपोज दैट हम एक फॉर्मूला लेते हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो अगर ये हम क्या कर सकते हैं, ये हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर दे तो इधर कैपिटल आ जाएगा, या फिर एसेट्स माइनस कैपिटल कर दे तो इधर लाइबिलिटीज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपका 3 फार्मूला जनरेट हुआ। ये 3 फार्मूला जरूरत है सर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, टू बी नोटेड। पॉइंट बिल्कुल ये नोट करके रखना, ये तीनों फार्मूला आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एक और फॉर्मूला लिख देते हैं हम, लाइबिलिटीज, वही फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखे हुए थे, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, चलिए, तो सर दोनों फॉर्मूला सेम है क्या? बोथ आर सेम, दोनों इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखो रेवेन्यू मतलब तो आपको पता है, जो कि रिपीटिंग नेचर में होगा, रेकरिंग नेचर में होगा, बार बार आएगा आपके पास, उसको रेवेन्यू नेचर में बोला जाता है। ठीक है, रेवेन्यू मींस द अमाउंट व्हिच इज एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। Revenue is earned by the sale of goods or providing the services. Concept of revenue recognition determines the time or the particular period in which the revenue is realized. जब आपको मिल रहा है, revenue is deemed to realized when the title or the ownership of the goods has been transferred to the purchaser and when he has legally become liable to pay the amount. जब भी आप उसको ट्रांसफर करोगे तो वो तो लीगली बाउंडेड है कि आपको पे करेगा। So it should be remembered that revenue recognition is not related with the receipt of cash. ये कैश से रिसिप्ट करने से रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझो तो इफ अ फर्म गेट्स एन ऑर्डर ऑफ गुड्स, अगर फर्म को एक ऑर्डर मिलता है गुड्स का ऑन 1 जनवरी को, ठीक, सप्लाइज द गुड्स ऑन 20 जनवरी, 20 जनवरी को सप्लाई किया, और रिसीव किया कैश 1 अप्रैल को, तो द रेवेन्यू विल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्न 20 जनवरी। हम लोग क्या मान लेंगे कि रेवेन्यू कब अर्न हो चुका है? 20 जनवरी को। एक पढ़ेंगे हम लोग एक्रूअल बेसिस पे और रिसीव बेसिस पे, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो एज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स वाज ट्रांसफर्ड ऑन दैट डे,
देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल ऑफ द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कुछ एक्सेप्शंस भी है, लेकिन जिस दिन हम रेवेन्यू उसको ट्रांसफर किए, सॉरी जिस दिन उसको हम सामान ट्रांसफर किए, हम ये मान लेंगे मेरा इनकम भी उसी दिन या फिर रेवेन्यू भी उसी दिन रिसीव हुआ है। In cash sales on installment basis, the amount collected in installments is treated as realized। जो आप कैश सेल्स कर रहे हो और पैसा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे रिसीव कर रहे हो तो उसको आप मानोगे रियलाइज्ड में। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, वेट फिर से देखिए पॉइंट को, देखिए इन केस ऑफ सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, अगर किसी चीज को सेल किया ऑफ इंस्टॉलमेंट बेसिस पे तो जो अमाउंट जो आप कलेक्ट करोगे इंस्टॉलमेंट का इज ट्रीटेड एज रियलाइज, तो उसको रियलाइज की तरह आप ट्रीट करोगे। उसके बाद इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इट इज डिफिकल्ट टू पोस्टपोन द रेवेन्यू टिल द कंप्लीशन ऑफ द फुल कॉन्ट्रैक्ट। जब तक कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट नहीं होगा, फुल नहीं होगा, तब तक नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन सच केसेस दैट प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू व्हिच इज इक्वल टू द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द ईयर एंड रिकॉग्नाइज्ड एज द रियलाइज। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पैसा रिसीव करो, पूरा तो अभी रिसीव नहीं, क्योंकि पार्ट रिसीव किए हो, तो जब वो पूरा रिसीव करोगे तब वो माना जाएगा कि पूरा पैसा रिसीव हो चुका है। उसके बाद आगे आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर आपको जाना है तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, in determining the net profit from the business operation, all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against the revenue. Accordingly, for matching cost and revenue, first revenue should be recognized and then cost incurred for generating the revenue should be recognized। तो पहले आप क्या करोगे, पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, उसके बाद जो भी उसका कॉस्ट होगा उसको हम लोग रिकॉग्नाइज, मतलब उसके बाद उसको हम लोग ये रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर रेवेन्यू जाकर के हम लोग क्या करेंगे, उससे जनरेट करेंगे। उसके सेकंड लास्ट आपका आ गया एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रू और अराइज, ये पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। रिपोर्ट रेवेन्यू एट द टाइम इट इज अर्न्ड एंड रियलाइज्ड बाय द बिजनेस, not when the cash of the revenue is received is by the business is known as accrual basis accounting। देखो फिर से समझो, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रेवेन्यू एट द टाइम इट इज अर्न, जब ये अर्न कर रहा है और रियलाइज हुआ बाय द बिजनेस। देखो अर्न आप पहले कर सकते हो, रियलाइज बाद में हो सकता है, ठीक है। रियलाइज मतलब कि आपको पैसा कब मिला है, ठीक है। नॉट व्हेन द कैश फॉर द रेवेन्यू इज रिसीव बाय द बिजनेस, ना कि कब रिसीव की हो, तो इज नोन एज एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। तो इसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। देखो द पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू एक्चुअली शो व्हाट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड नॉट व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। क्या कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि एक्रूअल बेसिस प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी को कोई सामान बेचे हो तो बेचने के टाइम पे ही आपको वो पैसा रिसीव हो जाना चाहिए था, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत ये मान लेगा जिस दिन सेल हुआ है उसी दिन वो अमाउंट रिसीव हो चुका होगा। दैट इज नोन एज एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग टर्म, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, this principle states that the recorded amount should have some form of impartial supporting evidence or documentation। बिल्कुल होगा ही होगा, क्योंकि आप सेल किए हो, परचेज किए हो, सबका कुछ ना कुछ एविडेंस होगा। It also states that recording should be performed with the independence that's free from bias and prejudice। जो कि बोल सकते हो कि कोई बायस्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले से कोई प्रिजुडाइज अवधारणा नहीं होना चाहिए आपके मन में। Some form of objective evidence of the documentation must be exist to support the transactions before it can be entered into the accounting records। मतलब कि accounting records में, मतलब accounting के मतलब रिकॉर्डिंग करने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले आपको क्या करना होगा, इसको प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए। जो भी such evidence is the receipt for the payment of the guest check or the acceptance of the credit card or billing of the house support earned on the sales revenue। मतलब ये यही बोलना चाहता है कि ऑब्जेक्टिविटी यही होना चाहिए कि आपको कोई भी ट्रांजेक्शन जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो प्रॉपर चेक करने के बाद ही आप इसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो ये था आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कन्वेंशन जो आपका रह गया है वो हम लोग करेंगे अगले क्लास में, हालांकि ज़्यादा है नहीं, अगर चाहे तो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। कर ले कि छोड़ दे, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे अगले क्लास में, और उसके बाद फिर जो एक छोटा सा ग्लिम्स है उसको आप देख लोगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे क्लासेस को। लेक्चर्स अच्छे पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।